हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है कर्ण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जैसे कि आपको पता है कि हम आईसीएच गाइडलाइन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे कि आईसीएच गाइडलाइन का पूरे वर्ल्ड में फार्मा इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ ही साथ आईसीएच गाइडलाइन जो है वो हमारे जो फार्मा इंडस्ट्रीज है उनको कैसे इफेक्ट करती हैं और ये क्यों जरूरी है, साथ ही साथ इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आईसीएच गाइडलाइन के इंपॉर्टेंस के बारे में कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आईसीएच के ऊपर मैं आपको पहले ये बात बता चुका हूं कि आईसीएच की शुरुआत क्यों हुई, और जैसे कि इसको यूरोप में स्टार्ट हुआ था और पहले ये यूरोपियन गाइडलाइन थी, बट जब ये बनी तो इसमें एक दुनिया के दो बड़े देश आए, वो था अमेरिका और जापान, और इन्होंने मिलकर आईसीएच को डेवलप किया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है। दूसरी चीज ये कि आईसीएच में, जैसे कि हमको पता है कि आईसीएच के अंदर दुनिया के तीन बड़े देश, या हम कह सकते हैं कि तीन ऐसे पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और उन्होंने ही आईसीएच को डेवलप किया, जिसमें अमेरिका, जापान और यूरोपियन यूनियन आ गए, मतलब सारी डेवलप कंट्री आ गई। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आईसीएच का इंपॉर्टेंस क्या है आज के टाइम पे। एक चीज तो ये कि जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया है कि आईसीएच के अंदर ये तीन बड़े देश भी हैं, और साथ में जो अब जैसे कि मैंने जब आपको इसका ऑर्गेनाइजेशन समझाया था, तब मैंने आपको यह भी बताया था कि वर्ल्ड कोऑपरेशन डिपार्टमेंट जो है, या वर्ल्ड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो कि आईसीएच से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसमें वो देश भी आ चुके हैं जो इन तीन देशों में नहीं है। अमेरिका, जापान और यूरोपियन यूनियन को छोड़ के जो दूसरे डेवलप कंट्रीज हैं जो ड्रग्स बना रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी अब इसमें जुड़ चुके हैं। तो एक तरीके से देखें तो आईसीएच इकलौती दुनिया की एक ऐसी गाइडलाइन है जो कि सारे देशों से जुड़ी हुई है। मतलब ये इकलौती किसी एक देश की गाइडलाइन नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड को, इसमें सारे वर्ल्ड के जो जितने भी कंट्रीज हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं जिन कंट्रीज में, और जो दवाइयां बना रहे हैं या जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सभी की सभी कंट्रीज जो है वो इसमें जुड़ गई हैं, और वो अपना सजेशन, फीडबैक जो है वो देते हैं, और उस हिसाब से यहाँ पर गाइडलाइन जो होती है वो डेवलप होती है। तो एक तरीके से देखें तो आईसीएच जो है वो पूरे वर्ल्ड की एक गाइडलाइन है, इसीलिए आईसीएच का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक चीज तो ये हो गई। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये था कि सबसे पहले तो इसमें दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट देश, जो सबसे बड़े देश और सबसे डेवलप देश थे, वो आगे जुड़े, और उसके बाद वो देश भी जुड़ गए जो बाद में डेवलप हुए, ठीक है, जिसमें इंडिया भी है। तो ये एक तरीके से एक ऐसी गाइडलाइन है, इकलौती दुनिया की एक ऐसी गाइडलाइन है जो सारे देशों से जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये किसी एक देश की नहीं है, ये पूरी दुनिया की है, क्योंकि सभी इसमें मेंबर है। बेसिकली इसके कोर मेंबर तो डेवलप कंट्रीज ही हैं, यूरोपियन यूनियन, जापान और अमेरिका ही हैं, और बाकी जो कंट्रीज जो बच गई हैं वो एज ए ऑब्जर्वर रोल प्ले कर रही हैं। बट इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है, देखिए दुनिया में जो आपको जैसे पता है कि जैसे हम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इंडिया में जो दवाइयां बन रही हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा मुनाफा जो होता है इंडिया को या डेवलपिंग कंट्रीज को, वो होता है जब वो किसी डेवलप कंट्री में अपनी दवाइयां बेचती हैं। और वो डेवलप कंट्रीज कौन सी हैं? यूरोपियन यूनियन, जापान, अमेरिका, सबसे ज्यादा यही डेवलप्ड है। तो यही लोग जो होंगे वो दवाइयां खरीदेंगे, ठीक है, और यहीं से हमको मुनाफा मिलेगा, क्योंकि पैसा डॉलर्स, पाउंड्स और यूरोज में आएगा। समझना पड़ेगा आपको। तो यहां पर आपको आईसीएच गाइडलाइन का फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गाइडलाइन जो है वो इन लोगों ने बनाई है, ठीक है, और आपको दवाइयां भी इनकी कंट्री में बेचनी है। तो आप समझ सकते हैं कि आईसीएच गाइडलाइन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तरीके से हम सोचें तो ये एक इस टाइप से गाइडलाइन है कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान ने गाइडलाइन इसलिए बना दी कि हम आपको एक गाइडलाइन दे देते हैं, आप हमारे लिए दवाइयां बनाइए, आपको ये गाइडलाइन फॉलो करनी है, और इस हिसाब से आपको हमारी जो ड्रग्स है उनको सिंथेसाइज करना है, उनके क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं, और उसके बाद आपको हमारे यहाँ पर दवाइयां बेचनी है। मतलब जैसे कि एक मजदूर आता है, मजदूर को घर बनाना होता है, ठीक है, तो हम उसको एक डिजाइन दे देते हैं, उसको लेआउट दे देते हैं, हम उसको बता देते हैं कि आपको इस तरीके से घर बनाना है, और फिर वो मजदूर उस हिसाब से घर बनाता है, ठीक है, उसको एक प्लान दे देते हैं। तो सेम यही है, आईसीएच गाइडलाइन भी ऐसे ही है। डेवलप कंट्रीज ने हमको एक प्लान दे दिया, एक गाइडलाइन दे दी, और उसको फॉलो करके हमको उनके लिए दवाइयां बनानी है। इसीलिए आईसीएच गाइडलाइन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, एक चीज और कि आईसीएच गाइडलाइन के अंदर अमेरिका का भी सीधा सीधा दखल है, क्योंकि एक तो एक और मेंबर है ही, और अमेरिका के अंदर बेसिकली तो यूएस एफडीए इंपॉर्टेंट है, बट आईसीएच के अंदर भी एक मेंबर हो चुका है ये। तो आप ये समझ सकते हैं आईसीएच के अंदर यूएस एफडीए का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, मतलब आईसीएच और यूएस एफडीए एक तरीके से सेम ही चलते हैं, ठीक है। तो
और दुनिया, और एक चीज आपको हमेशा ही पता है, जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी है कि पूरी दुनिया की जो फार्मा इंडस्ट्रीज है उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? यूएस एफडीए, और यूएसए इसके अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये भी गाइडलाइन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस एफडीए के बाद यूएसए दूसरी ये गाइडलाइन है जिसके अंदर यूएसए डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस, आईसीएच का इंपॉर्टेंस भी यूएस एफडीए के लेवल का ही हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यूएसए डायरेक्टली कोर मेंबर है और वही इसको रेगुलेट कर रहा है, और यूएसए की बात को कोई, यूएसए ने जो बात बोल दी और जो गाइडलाइन दे दी तो उसको कोई गलत साबित कर ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि बॉस जो है वो तो यूएसए ही है पूरे वर्ल्ड का, एज ए फार्मा सेक्टर भी। ठीक है, इसी वजह से इसका मतलब आईसीएच गाइडलाइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन फार्मा इंडस्ट्रीज। और अगर हम इस गाइडलाइन को ब्रॉडली देखेंगे और हम सीधा सिस्टमेटिक इसको समझें तो ये गाइडलाइन एक ऐसी गाइडलाइन है जो सारे एक्सपेक्ट को कवर कर रही है। ये ड्रग की क्वालिटी को भी कवर करती है, उसकी सेफ्टी को भी करती है, उसकी इफिकेसी को भी करती है, और जो बच गया मतलब जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है तो उसमें इन्होंने एक नई रेंज चालू कर दी, वो है मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, तो एक तरीके से देखें तो आईसीएच गाइडलाइन एक ऐसी गाइडलाइन है जो ड्रग के हर एक्सपेक्ट को फॉलो कर रही है, उसके क्यूए को, क्यूसी को, प्रोडक्शन को, क्लिनिकल ट्रायल्स को, उसके यहां तक कि फार्माकोविजिलेंस स्टडी भी इसके अंदर आ गई है, इसकी उसकी मार्केटिंग भी आ गई है। सारे के सारे एक्सपेक्ट जो हैं वो आईसीएच के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आईसीएच जो है वो एक ऐसी गाइडलाइन है जो फार्मा के हर पहलू को छूती है। इस वजह से आईसीएच गाइडलाइन का फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ आईसीएच के बारे में, मतलब आईसीएच का कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। अगर हम बात करें आईसीएच के एवोल्यूशन के बारे में तो हम देख सकते हैं कि आईसीएच की शुरुआत हुई थी 1990 में और अभी चल रहा है 2020, मतलब आईसीएच को स्टार्ट हुए हो गए हैं 30 साल। तो हम इनको 30 साल को 10-10 साल में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसमें 3 डिकेड्स थे, फर्स्ट डिकेड, सेकंड और थर्ड डिकेड। ठीक है, तो यहां पर हमको यह देखना है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिकेड के अंदर किस टाइप से डेवलपमेंट हुए। देखिए फर्स्ट डिकेड जो 1990 से 2000 के बीच में था, वहां पर तो आईसीएच ने अपनी गाइडलाइन को डेवलप किया। वो गाइडलाइन थी सेफ्टी, इफिकेसी, क्वालिटी और उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी के अंदर वो सब गाइडलाइंस आ गई जो कि ना सेफ्टी, इफिकेसी और क्वालिटी से रिलेटेड थी। मतलब इसके अंदर बेसिकली वो गाइडलाइन आई है जो कि एक कह सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक्स जो डेवलप हुई वो सारी मल्टी डिसिप्लिनरी में आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट डिकेड जो था वो तो था केवल डेवलपमेंट का, मतलब एक तरीके से गाइडलाइन को डेवलप किया गया। अब जब सेकंड डिकेड आया, मतलब 2000 से लेकर 2010, वहां पर इन सभी गाइडलाइंस को उन रीजन्स के अंदर अप्लाई किया गया जो कि आईसीएच को बिलोंग करते थे या आईसीएच रीजन्स कहलाते हैं। तो वहां पर इन गाइडलाइंस को प्रोवाइड किया गया। ये गाइडलाइन जो थी वो आईसीएच रीजन को, जो आईसीएच को बिलोंग करते थे, जो रीजन, उनको भी प्रोवाइड की गई। साथ ही साथ उन रीजन्स को भी, मतलब उन कंट्रीज को भी इसको प्रोवाइड करने के लिए बोला गया, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि बोला तो क्या, मतलब कोई आदेश या कोई एक तरीके से कोई ऑर्डर तो नहीं दिया गया, बट हाँ उनको भी मोटिवेट किया गया कि आप भी आईसीएच के साथ जुड़िए और आईसीएच गाइडलाइन को फॉलो करिए। ठीक है, तो ये सेकंड डिकेड के अंदर ये पूरी प्रोसेस चलती रही। अब आया थर्ड डिकेड जो कि अब खत्म होने वाला है 2020 में, ये थर्ड डिकेड भी खत्म हो रहा है। तो यहां पर बेसिकली एक तरीके से आईसीएच ने एक हार्मोनाइजेशन, जैसे कि आपको पता ही है कि इसमें जो आईसीएच का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हार्मोनाइजेशन है, मतलब सभी को साथ में लेके आना। तो ये हार्मोनाइजेशन वाली प्रोसेस को फिर लागू किया गया, मतलब सभी कंट्रीज एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, सभी एक ही क्वालिटी की ड्रग को प्रोड्यूस करें, और वहां पर क्या की रोल हो सकते हैं, क्या की एक्सपेक्ट्स हो सकते हैं अलग अलग कंट्रीज के, उनको भी बताया गया, उनको डेवलप किया गया। जो कंट्रीज काफी नीचे लेवल पे थी उनको ऊपर उठाया गया, और यही की रोल जो थे वो थर्ड डिकेड के अंदर लगाए गए। मतलब यहां पर आपने देखिए फर्स्ट डिकेड के अंदर आपने सारी गाइडलाइंस को बना दिया, सेकंड डिकेड के अंदर आपने उनको एक तरीके से प्रोवाइड भी करवा दिया और आपने उनको लागू भी कर दिया, मगर थर्ड डिकेड के अंदर हार्मोनाइजेशन इनका बेसिक कॉन्सेप्ट था, मतलब सभी कंट्रीज को साथ में लेके आना और सभी को ये बताना कि आप सभी का फार्मा इंडस्ट्री और फार्मा सेक्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो सभी कंट्रीज को साथ में लेके आना, साथ ही साथ अब आईसीएच जो बेसिकली अब यहाँ पर फोर्थ डिकेड स्टार्ट होगा जो 2020 से लेकर 2030 तक चलेगा। ये जो चौथा डिकेड होगा यहां पर अब आईसीएच का भी मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया है। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि अभी जो नई टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स डेवलप हो चुकी हैं, नए इंस्ट्रूमेंटेशन आ चुके हैं, नई साइंटिफिकली डेवलपमेंट होता जा रहा है कंटिन्यूसली, तो आईसीएच भी अपनी गाइडलाइन में मॉडिफिकेशन करेगा और वो आज के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से गाइडलाइंस को लेके आएगा और इसी पे वो अभी कंटिन्यूसली काम कर रहा है। अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर पे आईसीएच के इवोल्यूशन के बारे में, तो हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट इवोल्यूशन तो यही है कि आईसीएच स्टार्ट हुआ 1990 में,
उसके बाद इसका जो सेकंड डेवलपमेंट हुआ वो हुआ 1999 में, मतलब 1999 में जब बना ग्लोबल कोऑपरेशन ग्रुप। इस ग्लोबल कोऑपरेशन ग्रुप के बनने से वो देश भी आईसीएच में आके जुड़ गए जो जापान, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बाद जो दूसरे देश थे वो लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ 2004 में जब बना आरएचआई। आरएच का फुल फॉर्म है, आरएचआई का फुल फॉर्म है रीजनल हार्मोनाइजेशन इनिशिएटिव। तो ये रीजनल हार्मोनाइजेशन इनिशिएटिव से ये हुआ कि रीजन में भी आईसीएच का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। आईसीएच रीजन में तो डेवलपमेंट हुआ ही, और जो आईसीएच को छोड़ के जो रीजन्स थे, जो दूसरी कंट्रीज थी, वहां पे भी डेवलपमेंट हुआ। तो ये हुआ 2004 में। और फिर 2008 में हुआ एक्सपेंडेबल जीसीजी, मतलब ग्लोबल कोऑपरेशन ग्रुप का और बड़े, मतलब और भी देश जो थे, जो पहले आए थे, उसके बाद जो दूसरे देश जो बचे कुचे थे, वो भी 2008 में आके जुड़ गए और ग्लोबल कॉर्पोरेशन ग्रुप से आके जुड़ गए। तो यहां पर हम देखें तो आईसीएच ने कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होता गया, इवोल्यूशन होता गया, और दुनिया के दूसरे देश भी इसमें आगे जुड़ते गए। तो इसको अगर हम देखें तो ये मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको समझाया है कि इसका जो इवोल्यूशन हुआ वो 4 फेजेस में हुआ है। तो अगर हम बात करें कि आईसीएच गाइडलाइन से क्या फायदा हुआ, देखिए पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा फायदा हुआ आईसीएच गाइडलाइन से। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि आईसीएच में सारी दुनिया, मतलब अब तो पूरी दुनिया के देश जो हैं वो आईसीएच से जाके जुड़ चुके हैं। कुछ ही ऐसे देश होंगे जो बचे कुछ देश होंगे जो आईसीएच से नहीं जुड़े हैं। तो इस तरीके से एक प्रॉपर गाइडलाइन जो है या एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन जो है पूरी दुनिया को मिल गई, और इससे काफी फायदे हुए। तो हम पहले इसके फायदे की बात करते हैं। तो फायदे में सबसे ऊपर था कि 50 से ज्यादा आपको ऐसी गाइडलाइन पूरी दुनिया को मिली, और वो हार्मोनाइज थी। हार्मोनाइज का मतलब है पूरी दुनिया में एक जैसी गाइडलाइन, और ये गाइडलाइन जो थी वो ड्रग के हर पॉइंट को टच कर रही थी, मतलब ड्रग की इफिकेसी, क्वालिटी, उसकी इफेक्ट, क्वालिटी, उसका एक तरह से उसके जो दूसरे पॉइंट थे उसको भी, उसकी सेफ्टी को भी, उन हर पॉइंट को वो गाइडलाइन टच कर रही थी। तो ये बहुत ही फायदेमंद हुआ कि पूरी दुनिया में एक जैसी और एक ही क्वालिटी की ड्रग बनना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट था आरएनडी प्रोसेसेस। आईसीएच के आ जाने से सभी कंट्रीज, मतलब वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं जो जो आरएनडी करना चाहती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहती हैं, उनको एक प्लान मिल गया, उनको एक वर्क का कल्चर मिल गया कि उनको किस टाइप से गाइडलाइन, किस टाइप से उनको आरएनडी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, कैसे वो प्रोसेस करना है, कैसे ड्रग की क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं, कैसे वो ड्रग को डिजाइन करना है, इसके बारे में उनको पूरा गाइडलाइन मिल गई। नेक्स्ट हम बात करें तो रैपिड असिस्टेड न्यू मेडिसिन। देखिए इससे एक ड्रग्स जो जब अब हार्मोनाइज एक जैसी गाइडलाइन जब पूरी दुनिया को मिल गई, तो नई ड्रग का डेवलपमेंट भी काफी तेजी से हुआ, और नई ड्रग्स जो थी वो मार्केट में आना भी काफी तेज हो गई, ठीक है। क्योंकि आपके पास एक हार्मोनाइज्ड है, मतलब एक जैसी गाइडलाइन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए काफी इजी होगा वर्क करना, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट्स फॉर रेगुलेटर। जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज थी दुनिया में, उन सभी को काफी बेनिफिट हुआ, क्योंकि फिर उनको अपने हिसाब से कोई ड्रग, अपने हिसाब से उनको रेगुलेटरी बॉडी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, अलग अलग रूल रेगुलेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन सभी ने आईसीएच को फॉलो कर लिया, क्योंकि आईसीएच जो थी वो डेवलप कंट्री के द्वारा बनाई गई थी, और डेवलप कंट्री के द्वारा जब कोई गाइडलाइन बनाई जाती है तो उसका फायदा ये होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू गाइडलाइन डेवलप करते हैं। तो दूसरी कंट्रीज ने, जो कि नई नई ऐसी कंट्रीज थी जो कि अभी डेवलप हो रही थी और जिनके यहाँ फार्मा मार्केट अभी डेवलप हो रहा था, उन लोगों ने डेवलप कंट्री को फॉलो किया, मतलब उनकी गाइडलाइन को फॉलो किया, और सेम उन्होंने भी अपनी रेगुलेटरी बॉडीज या रेगुलेटरी गाइडलाइन जो थी वो उन्हीं की जैसे बनाई, मतलब आईसीएच को फॉलो किया। अगर हम मोटे मोटे तौर पे बोले तो आईसीएच को फॉलो करना मतलब डेवलप कंट्रीज को ही फॉलो करना होगा। नेक्स्ट और लास्ट है रेफरेंस एंड एजुकेशनल मटेरियल फॉर नॉन आईसीएच मेंबर। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन आईसीएच मेंबर मतलब वो कंट्रीज जो अभी डेवलप नहीं हुई थी, उनके लिए एक प्रॉपर से एक रास्ता मिल गया उनको, कि उनको अब इस रास्ते को फॉलो करके अपनी मंजिल तक पहुंचना है और अपनी ड्रग को कैसे डेवलप करना है, अपनी फार्मा इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करना है। तो उस टाइप से आईसीएच गाइडलाइन के आ जाने से उन कंट्री को काफी ज्यादा फायदा हुआ, जो अभी अपना फार्मा सेक्टर जिनका स्टार्टिंग हो रहा था, जहां पर वो डेवलप कंडीशन में तो नहीं आया था, मतलब धीरे धीरे डेवलप हो रहा था या कई जगह स्टार्ट हो रहा था, तो उनको इन गाइडलाइन से काफी ज्यादा फायदा हुआ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी
प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।